सर एक बार। This call is now being recorded. This call is now taking notes. हेलो। सर वो एक बार है ना, वो लगा दीजिए, कल वाला जो पीडीएफ है ना, वो होम्योस्टेसिस वाला भी लगवा दीजिए हो सके। हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में ये शरद जी उपस्थित हैं, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी आज के क्लास के फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, वो हमारे सीनियर थेरेपिस्ट हैं। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारे इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। यह सेमेस्टर 1 के संबंध में हम लोग आज कल वार्ता कर रहे हैं और सेमेस्टर 1 में आज हम लोग बीएसबी में मानव शरीर विज्ञान में जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 जो हमारा सेल के संबंध में है, उस पर चर्चा होगी। तो ये शरद जी का पुनः स्वागत है और मैं क्लास उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को। तो जैसे हम जानते हैं कि जो आज की क्लास है, तो बेसिक क्लास है। तो हम आज पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। ठीक है, तो कल जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी बॉडी है वो सेल से बनी है। अगर हम सबसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल माइन्यूट उसमें जाए तो सबसे जो लेवल है, मतलब उसमें सेल होगा। सेल से फिर जो सेल्स मिलके फिर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके फिर ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देन ऑर्गन सिस्टम क्या बनाती है, हमारी बॉडी बनाती है। ठीक है, तो सेल हमारी बॉडी बॉडी में कितने हैं, ट्रिलियंस में है। ठीक है, ट्रिलियंस में है। ठीक है, तो सेल क्या है, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू हैं तो यानी कि अलग अलग टाइप के सेल्स भी होंगे। ठीक है, और उसका ना कुछ जो सेल में जो कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो सभी सेल में होंगे, बाकी कुछ चीज़ें वैरी कर जाती हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा जो डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो सब कुछ हमारी बॉडी में जो है वो सब कुछ सेल पे बेस्ड है। ठीक है,
तो लाइक कोई बता सकता है कि सबसे छोटा सेल कौन सा है हमारी बॉडी में? सबसे छोटा सेल उसका बता सकता है कोई? सबसे छोटा सेल हमारी बॉडी में कौन सा है? वो है हमारा स्पर्म सेल, वो होता है 4 से 5 माइक्रोमीटर का। और सबसे बड़ा सेल कितना बड़ा होता है पता है आपको? मैं अभी पढ़ रहा था उसके बारे में, मुझे मुझे पहले आप पता चला है कि वो नियरली 1 मीटर तक का हो सकता है। तो वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारी बड़ी टो तक। तो जो 1 मीटर तक का भी सेल हो सकता है। तो ठीक है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में आते हैं ये, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हो गया इनका, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है? तो अलग-अलग होता है इनका सब कुछ। ठीक है? तो वही बताया हुआ है कि अब तुम थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है। तो सेल सर वो दिखा देंगे? कोई पीडीएफ है सर इमेज? तो कल जैसे मैंने बताया था कि जो सेल है, ये सेल वाली ये बड़ा है वाली हमारे। यस सर। ये सर कोई इमेज वाली है सर आपने कोई? हाँ सर यही दिखा दीजिए, चलो यही कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है सर, इसको थोड़ा, हाँ ठीक है ऐसे। तो जो देखिए जो सेल में क्या क्या चीज़ें हैं ये हमें याद रखनी है। पहला है आपका जो मेन है जो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन जैसे कल मैंने होम्योस्टेसिस वाले में पढ़ा था हमने कि बना होता है आपका फॉस्फोलिपिड से, ठीक है? और बाई लेयर है, मतलब 2 लेयर हैं, फॉस्फोलिपिड से बनती है। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है, उसका जो हेड होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वो पानी से पानी को पसंद करता है। एंड हाइड्रोफोबिक होता है उसका टेल, ठीक है? उसका बाई लेयर बनता है, ठीक है? तो उसका जो कोर होगा ना, मतलब 2 लेयर बनी, ठीक है, उसके बीच में जो कोर होगा वो आपका हाइड्रोफोबिक वाला होता है, ठीक है? तो क्या है उसका मतलब क्या है वो जो ये हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी खासियत क्या है, वो सिलेक्टिवली परमेएबल है। यानी कि क्योंकि बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स क्या है, मतलब फैट से बना है, तो फैट वाली चीज़ें क्या फैट को पसंद करती हैं और वो पानी से हिट करती हैं बेसिकली, ठीक है? तो वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब सेलेक्टिव चीज़ों को भेजेंगी, कुछ नहीं भेजेंगी। आप जिसको भेज नहीं पाएंगे उसके लिए हमें अलग से प्रोटीन होते हैं, वो उन प्रोटीन से निकल के बाहर जाते हैं, मतलब ऐसे छेद बने होते हैं, उन छेदों से बन के जाएंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? तो आप यहाँ लिख सकते हैं cell membrane which has infinite holes of different diameter, ठीक है? these holes, from these holes nutrients come into cell and go metabolic waste go out of cell, ठीक है? metabolic waste क्या करता है, बाहर जाता है, और जो है न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर आता है, ठीक है? तो उससे पहले थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, एक और चीज़ है थोड़ा कि अ, जो सेल है ना, सेल और ऑर्गेनल्स, मतलब सेल और उसके जो ऑर्गेनल्स हैं, जो उसका पूरा सेल को मिला के विथ मेम्ब्रेन, सेल के अंदर जो पूरा वो है उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है? वैसे देखा जाए तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है? तो उसके 5 कंपोनेंट जो है वो मेन है, ठीक है? तो सबसे पहला कंपोनेंट है उसका वाटर। यानी सेल के अंदर मैक्सिमम क्या है, जैसे हमारी बॉडी में देखो जो भी चीज़ें जैसे हमारी बॉडी में है ना, वो सभी चीज़ें आपको सेल में मिलेंगी, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल अब जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी जो है बनी कि नियरली 60 to 65%, ये सर इतना ही है ना सर, बॉडी वाटर, जी ठीक हाँ। है? तो सेल में भी सबसे ज़्यादा जो होता है कंटेंट वो होता है आपका वाटर का, 70 to 85% क्या है, वाटर ही है, ठीक है? अगला आते हैं आयंस। अभी आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पोटेशियम, ठीक है? आपके कार्बोनेट आयंस हो गए, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, ठीक है? अब ये जो मैंने जो भी नाम बोले ना, पोटेशियम हो गया आपका, कार्बोनेट आयंस हो गए, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ये हमारे सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं और जो सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें कम होते हैं। ये अब फिर अभी मैं बताता हूँ, बाकी 3 एक आयंस हैं आपके, सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस। ये सेल के बाहर ज़्यादा होते हैं, सेल के अंदर कम होते हैं। ये आपको याद रखना है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो कौन-कौन से आयंस हो गए जो सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं? आपके पोटेशियम, पोटेशियम। कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, ठीक है? ये सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं और इनकी कंसंट्रेशन बाहर कम होती है। और सेल के बाहर कौन से होते हैं? सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम, ठीक है? ये उसके बाद तो पहला क्या हो गया, पहला कंपोनेंट क्या है, वाटर। सेल के अंदर क्या होता है, पहला सबसे ज़्यादा कंपोनेंट क्या होता है, वाटर। देन आपके आपके आयंस। बट ये वैसे नहीं बता रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो जो वाटर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो है वो है आपका प्रोटीन, सेकंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है? प्रोटीन वो 10 to 20% प्रोटीन है। अब प्रोटीन कैसा होता है, वो 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, एक आपका फंक्शनल प्रोटीन होता है। तो बेसिकली हर चीज़ प्रोटीन पे, आपका इम्यून सिस्टम सब सब चीज़ प्रोटीन पे डिपेंडेंट है, ठीक है? तो प्रोटीन क्या, जैसे मैंने बोला आपको 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, ठीक है? आपका पहला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दूसरा है फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन नाम से पता चल रहा है कि जो सेल के जो स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है? जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, माइक्रोफिलामेंट्स हो गया, ठीक है? दूसरा है आपका फंक्शनल प्रोटीन लाइक एंजाइम, ठीक है? एंजाइम आप पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, बायोकेमिकल होते हैं, जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनको स्पीड अप करने के लिए, ठीक है? अगर ये एंजाइम नहीं होंगे ना तो बहुत सुस्ती से काम होगा, मतलब जो भी प्रोसेस है, और सही से टाइम पे अगर काम नहीं होगा तो एटीपी नहीं बन पाएगी जितना हमें चाहिए एटीपी,
एटीपी क्या है हमने कल पढ़ा था, सर ने बताया था कि जो करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। देन हो गया, तो पहला हो गया वाटर, दूसरा मान लेते हैं अगर वैसे देखा जाए तो बाय कंपोजिशन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा मान लीजिए आयंस है, और फिर आपके आते हैं, उसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ना कार्बोहाइड्रेट्स जो है सेल में वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। जबकि जो मेन फ्यूल है वही है, बट वो सेल के अंदर बहुत कम होता है, नियरली 1% मिनिमम, इतना ही होता है मैक्स। बट क्या होता है कुछ सेल्स में, अब जैसे मैंने जैसे मैंने बात करी थी पहले कि जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो लाइक मसल सेल्स में क्या होंगे, ये जो है कार्बोहाइड्रेट वो 3% है, ठीक है। लिवर सेल में कार्बोहाइड्रेट्स क्या मिलेंगे आपको, 6% मिलेंगे, ठीक है। तो ये वैरी करता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली क्या होता है सेल में ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और ये जो एक और बात है, ये सेल के अंदर कम होते हैं, बट जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस है बाहर, सेल के बाहर जो स्पेस है, वहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा होते हैं। जैसे सर ने कल बताया था, ये इफ यू रिमेंबर कि इंसुलिन वाला, कि इंसुलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को लेके सेल के अंदर आएगा जब उसको जरूरत है, ठीक है। देन आएगा, देन ऑक्सीजन के हेल्प से क्या बनेगा, एटीपी बनेगा। तो ये आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज सेल के अंदर कम होते हैं, मतलब उनका जो परसेंटेज है। देन है आपके लिपिड्स। लिपिड्स यानी लिपिड सिर्फ फैट ही नहीं होते हैं, फैट सोल्यूबल सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है, लिपिड्स। तो लिपिड्स मतलब फैट प्लस फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ठीक है। उसमें होते हैं आपके फोस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड से जैसे मैंने अभी बताया था, जो सेल का जो मेम्ब्रेन है, मतलब सेल का जो आउटर कवरिंग, वो किससे बनता है, आपका फॉस्फोलिपिड से बनता है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थ्रू हमारे हॉर्मोन्स बनते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो आपके हॉर्मोन्स हैं वो नहीं बने, बहुत सारे कुछ हॉर्मोन्स हैं, ठीक है। देन है आपका ट्राइग्लिसराइड्स। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपने कभी सोचा होगा कि फैट बर्न होके उसमें से एटीपी जनरेट होती है, तो वो होता है बाय विद द हेल्प ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स, जो फैट सेल में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। तो ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, सेल, और सेल के अंदर जो भी है पूरा, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम आते हैं कि सेल के ऑर्गेनल्स पे आते हैं, कि सेल के जो जो है। तो पहला है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस सर इमेज दिखा देंगे, वो वैसे मैं बता दूंगा। तो आपको याद रखना है सेल के अंदर क्या क्या होता है। सेल के अंदर वाटर होता है सबसे ज्यादा, 70 to 85%। देन आपका प्रोटीन। देन आपके अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, इनका एक्सचेंज होता है, ठीक है। लाइक सोडियम और पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर नर्व सेल्स, निकाल, ठीक है। एक से निकालता हूँ उसको, कहीं मुझे तो लगता है सर अभी आपने दिखाया था थोड़ी देर पहले अभी इमेज। वो, एक सेकंड रुक, मैं दोबारा निकाल देता हूँ। और दूसरा है फिर आपका कैल्शियम। कैल्शियम फॉर आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, रिलैक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आयंस। तो ये आयंस बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, ठीक है। फिर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फिर हमने पढ़ा लिपिड्स मिलते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं आपके सेल, और सेल के अंदर, ठीक है। लिपिड्स किसको बोलते हैं? इसको लिपिड्स किसको बोलते हैं? मैम लिपिड्स में आते हैं आपके फैट प्लस फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, उनको लिपिड्स बोलते हैं मैम। यस सर, ये तो ये है पहला। पहला हम देख लेते हैं, पहला है न्यूक्लियस, ठीक है। जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस भी एक मेम्ब्रेन से मंच कवर्ड है, मतलब, ठीक है। न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है ये, लाइक इट्स लाइक आवर ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन होता है वैसे सेल, ये सेल का ब्रेन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए एंड आरएनए होते हैं, ठीक है। ठीक है, इट इज ए कंट्रोलर ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे सेल में कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इट ये गिव्स द सेल कमांड। दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, ये दिख रहा है ना, हाँ, ये सर। नीला नीला बना हुआ है वही। हार्ट बना हुआ। हाँ, हार्ट बना हुआ है, ठीक। हाँ, हार्ट बना हुआ है वैसे। हाँ, वो मैम तो क्रॉस सेक्शन में काटा इसलिए ऐसे हार्ट बना हुआ है। हाँ, और उसी में डीएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए आरएनए उसमें होते हैं। जेनेटिक मटेरियल, कि क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन बनेगी भी है, इनसे फिर बनते हैं आपके प्रोटीन, ठीक है, वो जाते हैं। देन इसके साथ जो अटैच है ना, ये है आपका, क्या बोलते हैं इसे, ये होंगे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है, जो बिल्कुल चिपके हुए हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ। ये दो टाइप ईंटें के होते हैं, एक ईंटें होता है बनी आपका हुई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था सर, मैं कुछ पूछ रहे थे आप। मैंने बोला वो ईंटें बनी हुई जो हार्ट के नीचे है। अच्छा अच्छा, ये हाँ हाँ, वही। जी।
तो ये है आपका इसमें क्या होता है, ये जिसमें थोड़े थोड़े दाने दाने टाइप के बने ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो जो कमांड मिलेगा उसके थ्रू ये प्रोटीन बनाएंगे। मेन चीज जो बनता है वो प्रोटीन है, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है, जो राइबोसोम्स के थ्रू बनता है। देन आपका है क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें आपके लिपिड्स बनते हैं। प्लस वो इंपॉर्टेंट क्यों है, इट्स लाइक डिटॉक्स सेंटर है आपका, ठीक है, डिटॉक्स करता है। उसका मेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो एज अ डिटॉक्सिफाइंग भी है, फायर भी है, ठीक है। तो जो वो है ना, तो हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जो डिटॉक्सिफाई करता है, तो बता सकते हैं Detoxify. इसका मेन काम डिटॉक्सिफाई करना है। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है वो जैसे लिवर है, तो लिवर में क्या मिलेगा आपको, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बेसिकली उसका काम यही है ना। तो उसके उन सेलों में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उनका काम क्या होता है, डिटॉक्सिफाई करना। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया राइबोसोम्स, हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया। देन आपका गोल्जी अपैरेटस। सो गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, जो वहाँ से जो प्रोटीन बन के आए ना, अब उनको कहाँ कहाँ भेजना है, तो वो डिसाइड करता है आपका गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस क्या करता है, बेसिकली उसमें ना कुछ ऐड अप कर देता है, कुछ कुछ चीज़ें उसमें ऐड अप कर देगा। उसके हिसाब से वो जाएंगे उनको जहाँ पे जाना है, ठीक है। तो लाइक अगर ये फैक्ट्री है मान लीजिए, तो ये उसका वो है, मतलब जहाँ डिलीवरी होती है, मतलब एड्रेस पे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस पे वो जो भी है उसको भेज देगा प्रोटीन को, क्योंकि प्रोटीन हमें पता है कि जरूरी होता है, कुछ भी बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब जो प्रोटीन होता है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है। सो गोल्जी अपैरेटस का ये काम है, ठीक है। देन है आपका लाइजोसोम्स है, ठीक है। तो लाइसोसोम्स क्या हो जाते हैं, ये इसका सेल का डाइजेस्टिव और रिसाइकलिंग सेंटर है, ठीक है, जो लाइसोसोम है। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका जैसे वो इसका एनर्जी, मतलब वहीं से हमारा एनर्जी बनती है, एटीपी जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से। तो क्या करता है, वो ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन लेता है एंड क्रिएट्स एटीपी, ठीक है। और जैसे अभी हमने बताया था कि ग्लूकोज क्या होता है, वो सेल के अंदर कम होता है, सेल के बाहर ज़्यादा होता है। तो जो बाहर जो चीज़ है उसको अंदर लाने के लिए, वो ये जो सर ने कल बताया था, इंसुलिन के थ्रू जाता है, अंदर आता है। आई थिंक सर जो इंसुलिन है वो काइंड ऑफ प्रोटीन ही है ना सर, वो भी हैं? इंसुलिन सर जो है, इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन ओनली ना सर। इंसुलिन, हाँ प्रोटीन तो होगा, हाँ प्रोटीन तो होगा क्योंकि उसमें यस सर, बनेगा, सब कुछ उसी बनेगा से। उसमें, यस सर, हार्मोन वो वही सब वैसे। उसमें। हाँ हम्म, यस, तो सब कुछ हाँ वही है, तो वही काम है। जैसे वही गोल्जी अपैरेटिस यही करता है कि क्या क्या चीज़ के लिए उसको ना चेंज कर देता है, उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐड करके उनको डिफरेंट डिफरेंट कामों के लिए भेज देता है, मतलब सेल से, ठीक है। वो अटैच हो जाते हैं, वो सब चीज़ें। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, हो गया आपका। हमने माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। लाइसोसोम देख लिया, ठीक है, रिसाइकलिंग और डाइजेस्टिव सेंटर है, ठीक है। जो फॉरेन बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो लाइक जो कोई फॉरेन इन्वेड इन्वेड करता है, मतलब कुछ भी बैक्टीरिया वायरस उनको डिस्ट्रॉय करना, वो इसका काम है लाइसोसोम का, ठीक है। और जो डेड ऑर्गेनल्स है उसको भी डाइजेस्ट करना, बेसिकली जो खत्म हो चुके हैं, मतलब इनका, ठीक है, वो है। ये माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ग्लूकोज हाँ, हाइड्रोलाइसिस होता है, देन यूजिंग, ये निकल रहा है, ये इसका ये मेटाबॉलिक वेस्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वो, ठीक है। हाँ तो क्या हो गया सर, गोल्गी अपैरेटस हो गया हमारा, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, साइटोप्लाज्म। हम मेन तो चीज़ रहेगी साइटोप्लाज्म है, जो सबसे ज्यादा ये जो है पूरा जो बाकी सब है, ये साइटोप्लाज्म है, उसमें ये ऑर्गेन्स आपके सस्पेंडेड है काइंड ऑफ, ठीक है। ये जेली टाइप का होता है। और क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट को इन एंड आउट जो सेल के ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म ही हो गया हमारा, और तो कुछ है नहीं। हम्म, तो ये था आपका सेल में, ठीक है। अब आते हैं टिश्यू में। हाँ सर, एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा थोड़ा ऊपर वाली इमेज है। हाँ, ये गोल्गी अपैरेटस हो गया, लाइसोसोम। कुछ कोई डाउट है, कोई पूछ सकता है अगर कुछ पूछना हो तो। ये पूछ ले, पूछ ले। इतना जल्दी तो सवाल आएंगे नहीं, फिर से सुनना पड़ेगा तब समझेंगे। ओके। मेन, देखिए मेन क्वेश्चन आता है, पहला पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन जो एग्जाम देंगे उसके लिए, कि न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है। तो न्यूक्लियस को जो भी वही नाम है, प्राण है, चेतना कह दें, जो हम जैसे ब्रेन को कहते हैं, ब्रेन को कहते हैं प्राण कहें, चेतना कह दें, मालिक कह दें, स्वामी कह दें, ब्रेन कह दें, जितने भी कह देते हैं वो सारे गुण न्यूक्लियस के हैं। न्यूक्लियस इसी के ऑर्डर पर सारा काम फंक्शन शुरू होगा, और सेल का यही
यही ऑर्डर देगा तभी काम शुरू होगा, ये जब ऑर्डर देगा तो बंद कर देगा। और यही ऑर्डर देगा तो जैसे हमारे बोलते नहीं है कि फादर मदर बोलते हैं तो 4 भाई हो गए तो उनका भाई चारों भाई आप लोग अलग अलग जाकर रहना शुरू कर दीजिए। वो एक काम भी न्यूक्लियस करता है कि जब सेल को डिवीजन करना होता है तो सेल को डिवीजन करने का राइट भी न्यूक्लियस के पास है। तो न्यूक्लियस का ये भूमिका है। और डीएनए आरएनए यानी जो भी हमारे शरीर के जो हमारे गुण है कोई जीन्स वाले, वो जेनेटिक ट्रांसफर यही करता है। तो यही से इसी में रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस कहते हैं। यहीं पर हमारा भोजन बनता है। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, बिना खाना बनाए काम नहीं सकता, वो माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। यहीं पे क्या होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे और मिलने के बाद उसमें ग्लाइकोलाइसिस होगी और तब क्या बनेगा, 3 चीजें बनेगी। नंबर 1 आपका बनेगा एटीपी अणु। ये जो ऊर्जा को एटीपी अणु में नापते हैं। तो करेंसी जैसे है कि हम 100 रुपया, तो वैसे कहते हैं कि एटीपी इतने एटीपी हमारे वहां सुरक्षित है, ये हमारी करेंसी वहां, क्योंकि ये एनर्जी की करेंसी है। नंबर 2 बनेगा जल जल भी हमारे लिए काम दे है। फिर बनेगी एक तीसरी चीज बनेगी जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उसको वो हमारे लिए वेस्टेज है, उसको हमको तुरंत बाहर निकालना है, तो वो हम लोग लंग्स के माध्यम से निकाल देते हैं। तीसरी चीज क्या आएगी, बताया अभी शरद ने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो उसकी संपूर्ण लंबाई में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है बाहर का जो एरिया है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, चारों तरफ दीवार टाइप की दीवार आप समझ लीजिए उसको, और वो सेल से जुड़ा हुआ, किससे, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो वहीं पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पूरी लंबाई में जो होगा, ये छोटे डायमीटर के कम 10-20 माइक्रोन के स्ट्रक्चर राइबोसोम, यही राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने के काम करते हैं। ठीक है, तो यही प्रोटीन, जहां सिंथेसिस की बात हो, वो समझ लीजिए कि यहाँ फंक्शन माने सिंथेसिस माने बनाना, तो सिंथेसिस यहीं पर होगी, यानी प्रोटीन तैयार होगी। फिर जब प्रोटीन बन जाएगी तो वो डाल दी जाएगी गोल्जी एपरेटस में चली जाएगी। वहां पर क्या करेंगे, स्टोरेज भी है, और प्लस वहां से जब कभी बॉडी को भेजना होगा तो उसमें जैसे कहा ना, ग्लूको प्रोटीन मतलब प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन, और लाइपो प्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन, इसमें बदल करके वो शरीर को, जहां लाइपो प्रोटीन जरूरत है वहां लाइपो प्रोटीन, जहां ग्लूको प्रोटीन जरूरत है वहां ग्लूको, ये दे दिया। 5वां जो बहुत, ये सब इंपॉर्टेंट वाले हैं, और सब तो बहुत बताया। लेकिन ये लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम क्या करता है, अब आपको घर सुरक्षित, भाई एक मालिक मिल गया घर में, एक खाना बनाने वाला मिल गया माइटोकॉन्ड्रिया, एक रसोई घर के साथ जुड़ा हुआ कोई वो मिल गया गोल्जी एपरेटस, माने हमारा पता है कि ये क्या कहते हैं भंडार गृह, तो भंडार गृह भी हो गया। अब बचा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी तो किसी की होनी चाहिए, तो एक लाइसोसोम को रख दिया गया कि जो भी बाहर से कोई आएगा और कोई मारना, ये कोशिश करेगा कि हम इसको मार दें, तो ये लाइसोसोम क्या करे, उसको मार भी देगा, नंबर 1। नंबर 2, ये वो भी काम करता है कि अगर ये कभी लगेगा कि भाई हमारे कोई सेल का कोई ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप को बर्स्ट आउट करके उसको भी मार देगा। क्लियर, ये हमारा हो गया, साधारण शब्दों में ये हमने कह दिया। और जो है शरद ने पूरा जो है डिटेल बता दिया। चलिए, और एक और चीज ऐड करनी, जैसे लाइसोसोम में लिखा हुआ है कि दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या होते हैं, ये वाटर को यूज करके, हाइड्रो है ना, हाइड्रोलाइटिक, तो वाटर को यूज करके जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना, उनको छोटा मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है, ये लाइसोसोम सबसे ज्यादा पाए जाते हैं आपके कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, तो फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वहाँ के जो जो जिस चीज से बना होगा ना आपका ट्रैक्ट, उन सेल में ये लाइसोसोम बहुत ज्यादा होंगे, तो वहाँ ये काम करेंगे, ये वाला कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का। ठीक है ना, तो थोड़ा आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे उसमें था कि लीवर वाले, उसमें क्या मिलेगा आपको, जो था हमारा क्या था वो, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वो ज्यादा होगा क्योंकि उसका काम है डिटॉक्सिफाई करने का, तो टिश्यू जो लिवर सेल में उसमें ये ज्यादा होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल। अब आते हैं टिश्यू में। तो टिश्यू, जैसे मैंने पहले बताया कि सेल, फिर बहुत सारे सेल्स जो एक जैसे फंक्शन और स्ट्रक्चर वाले आते हैं, मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, फिर ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम्स, बहुत सारे ऑर्गन्स के आपस में जो तालमेल, उसको उसके थ्रू एक सिस्टम बनता है।
ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू क्या आपस के तालमेल से क्या चलती है, हमारी बॉडी चलती है, ठीक है। तो वही लिखा है टिश्यूज, द ग्रुप ऑफ सेल्स विद सेम स्ट्रक्चर विच परफॉर्म सम फंक्शन आर नोन एज टिश्यूज, ठीक है। तो देर आर 5 टाइप ऑफ टिश्यूज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, 5 टाइप के। तो पहला है एपिथेलियल, they are found on inner endothelial and outer surface of organs. The primary function of these tissues are absorption, secretion and excretion. तो इसको आप ऐसा कोड वर्ड कर सकते हैं। वह एक और काम भी होता है इनका, प्रोटेक्शन भी होता है बेसिकली, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। तो प्रोटेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, एक्सक्रीशन है, तो इसको कोड वर्ड कर सकते हैं पीज, पी होता है ना मटर, तो इसमें प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन, ठीक है। तो एपिथेलियल का ये काम है, ठीक है। जो भी एपिथेलियल होते हैं, जो आपका जो ऑर्गन के जो वो होता है ना, जो हाँ, कोई बाहरी तरफ, हर ऑर्गन के बाहर तरफ भी रहेंगे और अंदर भी रहेंगे, अंदर भी रहेंगे ऐसे, अंदर भी जहाँ ऑर्गन है वहां पर भी रहेंगे, अंदर भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन कहा जाएगा उनको एपिथेलियल, हमेशा समझिएगा। एंडोथीलियल भी पाया जाएगा लेकिन एंडोथीलियल नहीं कहा जाएगा उसको। सेल जो ऊतक का जो टिश्यू का नाम है वो एपिथेलियल ही कहा जाएगा, एपिथेलियल ही कहा जाता है, ठीक। अंदर और बाहर कनेक्टिव टिश्यू आते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये हो गया, तो टिश्यू को क्या काम है, पहला तो एक ऐसा टिश्यू बन गया कि जो प्रोटेक्ट करता है आपको, जिसके थ्रू अब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। अब दूसरा टाइप का टिश्यू क्या है, दे परफॉर्म एज ए ब्रिज बिटवीन 2 सेल्स, ठीक है। इन बॉडी दे फाउंड इन फॉलोइंग टाइप्स। अब इसके भी कनेक्टिव टिश्यू के फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, तो इनका काम क्या है पैकेजिंग मटेरियल जैसा है, ठीक है। इससे क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो उसका एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आते हैं, तो उसका है मसल्स, नर्व्स, लिगामेंट्स एंड वॉल्व्स, ठीक है। तो वो किसके बने होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के, ठीक है। दूसरा है इलास्टिक एरियोलर टिश्यू, दे हेल्प टू एक्सपैंड द ऑर्गन्स बिकॉज ऑफ द इलास्टिक कंटेंट। आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज जैसे कि जब उसमें ब्लड फ्लो करता है तो वो मतलब खिंच जाती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुब्बारे फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल, हाँ, गुब्बारे, ठीक है, वैसे होती हैं। तो इलास्टिक एरियोलर टिश्यू है। तो एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो इलास्टिक नहीं होती बिल्कुल, मतलब सख्त बिल्कुल, ठीक है, पैकेज जैसे बिल्कुल, दैट मेक्स ऑर्गन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा इलास्टिक एरियोलर टिश्यू। तीसरा है फैटी कनेक्टिव टिश्यू, these tissue are storage house of fat and present below skin in large quantity, are also present in omentum। omentum होता है जो आपका सर एब्डोमिनल एरिया ना, हाँ, ओमेंटम जो है, जो एब्डोमेन में तमाम ऑर्गन्स है, तो उन ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन के लिए ये ओमेंटम होता पूरा उनको करता है, ताकि एक दूसरे से वो रगड़े नहीं, एक दूसरे से अलग रहें और वो सुरक्षित रहे, ठीक है। वो हो गया आपका, ठीक है, कनेक्टिव फैट कनेक्टिव टिश्यू। चौथा है आपका लिम्फॉइड कनेक्टिव टिश्यू, दिस टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स वेयर अटैक ऑफ जर्म्स इज कॉमन एंड फ्रीक्वेंट, ठीक है। तो आप बाद में पढ़ेंगे लिम्फॉइड, ठीक है, लिम्फ के बारे में। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, बिल्कुल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जो उसकी पूरी इसमें लाइनिंग होगी इनकी, मतलब जो आपका, ठीक है। जो पांचवा आपका कार्टिलेज एंड बोन कनेक्टिव टिश्यू, these are rich in collagen fiber in comparison to others, so they have much tensile strength power, ठीक है। तो कार्टिलेज हो गया आपका, और बोन जो है, ठीक है, बोन भी एक टिश्यू है ना सर बेसिकली। हाँ, बोन टिश्यू। अब आते हैं आपका मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टिश्यू इज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दैट दे आर एबल टू हेल्प ऑर्गन इन मूवमेंट, ठीक है। तो उसका आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल देख लीजिए, स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स, ठीक है। दिस टिश्यू हेल्प द बोन्स और ऑन द जॉइंट टू मूव। दूसरा आपका इन्वॉल्यूंटरी मसल्स, जिसपे आपका कोई वो नहीं होता है, ठीक है, फॉर हार्ट के सबको, ठीक है। स्केलेटल में समझ लीजिए, स्केलेटल को वॉलंटरी क्यों कहा जाता है, जो भी जैसे हमारे पैर हैं, हाथ हैं, तो ब्रेन से कोई ऑर्डर आया कि हमको चलना है, तो ब्रेन से ऑर्डर आया कि चलना है, तो चलने के लिए ये क्या करके उसको जो यहाँ पर टिश्यू है, ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर आपको चलाने में मदद करते हैं, मोड़ते हैं, आगे फैलाते हैं, ये सब काम होता है। तो स्केलेटल माने होता है जो भी वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी माने जो भी आपकी ब्रेन की इच्छा पर निर्भर करता है वो वॉलंटरी कहलाता है, इसलिए वो स्केलेटल है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा स्मूथ है। तो स्मूथ जब भी कभी बात मानी करिएगा तो स्मूथ इनवॉलंटरी हमेशा होगा, क्या कारण कि ये आपके जैसे हार्ट की कोई चीज होगी या लंग्स की कोई चीज होगी या स्टमक की कोई चढ़नी होगी, तो अपने आप कोई फंक्शन हो रहा है, वो आपका कोई योगदान नहीं है, वो दूसरे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न गवर्न होकर एक दूसरे सिस्टम से गवर्न है और अपने आप होता रहता है, उसको स्मूथ बोलेंगे, उसको आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए, ठीक है। These tissue help in the formation of internal organs and also help in their function, ठीक है।
तीसरा आपका कार्डियक मसल, ये वैसे है इसी का पार्ट, बट उसको थोड़ा और उसको सब डिवाइड कर दिया है, तो इसी का पार्ट। These tissues are of involuntary type. They help the heart in contraction. ठीक है, तो सेम ये इसी का भी पार्ट ये है। भी जो पी वाला है स्मूथ, ये कार्डियक मसल भी स्मूथ है, लेकिन Smooth इसकी है। चूंकि स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, ये एक साथ जो है मतलब ये सारी चीजें एक साथ इसमें होती हैं, इसलिए कार्डियक मसल्स की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, पूरा का पूरा एक साथ फंक्शन होना है, ऐसा नहीं कि ये अलग हो वो अलग हो, इसलिए कार्डियक मसल्स को इन्होंने अलग थर्ड रख दिया है, बट इट इज नो डाउट इनवॉलंटरी मसल। चौथा है आपका नर्वस टिश्यू। These tissues are made of phospholipids. Their food is glucose only. ठीक है, फोस्फोलिपिड है, ये मेड नोट ऑफ फोस्फोलिपिड है, एंड देयर फूड इज ग्लूकोज ओनली। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज चाहिए, ओनली ग्लूकोज ओनली नर्वस ग्लूकोज। टिश्यू का। दे कांट रीजुविनेट, मतलब एक बार मर गए तो मर गए, ठीक है, उसको आप दोबारा वो नहीं कर सकते। जो They- आपके जब शुरू में बने 1 लाख 1 करोड़ मान लीजिए बने, तो वो 1 करोड़ ही डेवलप करेंगे, 1 करोड़ से वो 1 करोड़ एक नहीं होंगे, तो इसीलिए लिखा हुआ कि इसमें रीजनरेशन की पावर नहीं होती है और ये इम्पल्स को कंडक्ट कराता है, तो इसीलिए ब्रेन को सुरक्षित रखा जाता है कि भाई ये सुरक्षित रहे, आप हेलमेट लगा लीजिए, ये करें ताकि यही सुरक्षित रहे, क्योंकि इसके सेल डेड होंगे तो फिर दोबारा फिर नहीं आ पाएंगे, ये माना सर ये भी है ना, इसलिए तो हम बोल रहे थे कि आपको मतलब एज होने के बाद भी पढ़ते रहना चाहिए या कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो ये- इसलिए ताकि बहुत डेथ कम हो। हाँ, डेथ कम हो, तो क्योंकि जब जरूरत नहीं होगी तो बॉडी धीरे धीरे खत्म करने लग जाएगी, सेल्स खत्म होने लग जाएंगे जब आप उसको यूज नहीं करोगे ब्रेन को, हाँ, तो इसलिए और कुछ ना कुछ भोजन नया मात्र सीखते रहना चाहिए। ग्लूकोज है, नोट कर लीजिए, ग्लूकोज लिखा हुआ है, ओनली ग्लूकोज, यानी ब्रेन टिश्यू को केवल ग्लूकोज चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जब कभी कोई 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का कोई लड़का या लड़की कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो रात में उसको दूध न दे करके आप ग्लूकोज जरूर दीजिए, क्योंकि उसका ब्रेन ही थका हुआ है, रात में पढ़ाई कर रहा है, तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, जबकि उसको जरूरत है ग्लूकोज की। तो चेंज कर लीजिए अपने पैटर्न को कि ग्लूकोज जरूर दीजिए, भले दूध वगैरह दे दीजिए लेकिन ग्लूकोज दीजिए। कोई आदमी वैसे काम करके आया हुआ है, बाहर से थका हुआ आ रहा है, उसको प्रोटीन की जरूरत है, उसको उतनी ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं, वो उसने अपना टिश्यू जलाया हुआ है, तो वो इसलिए उसको प्रोटीन की आवश्यकता है, बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत है, मसल सेल्स को वो मसल्स, किया हुआ है। है ना, यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक के है। बाद भी प्रोटीन लेते हैं ना, हैं? इसलिए जिम के बाद में आने के बाद बच्चे यस लोग यस प्रोटीन। मैम, हाँ, उनको क्योंकि वो मसल्स फट जाते हैं ना, फट फट के वो ऐसे वो एक्सटेंड होते हैं, मतलब वो थोड़े हाँ, ना उनके बीच में फिर दोबारा चेन बनाने के लिए तो प्रोटीन की जरूरत होती है। तो घर पे रहने वालों को ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है जरूरत ना। नहीं है मैम, नहीं है, नहीं है, नहीं है मैम, बहुत ज्यादा लेना खराब होता है मैम, क्यों ना, जितना चाहिए लेना उतना ही उनका, लेगा शरीर, वो जितना लेगा सब, उतना ही चाहिए। हाँ, बहुत अधिक मत लीजिए, कोई चीज कहीं चलो ठीक है। स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ पूरे शरीर में। फिफ्थ वन, पांचवा पांचवा आपका फ्लूइड टिश्यू, जिसमें आता है ब्लड। देखिए ब्लड भी एक टिश्यू है, कनेक्टेड टिश्यू है बेसिकली वो। सब हाँ कनेक्टेड टिश्यू सब हाँ, है। तो लिम्फ, सीएसएफ आर द एग्जांपल ऑफ फ्लूइड टिश्यू। ठीक है, ये सब इसको फ्लूइड टिश्यू है, फ्लूइड में ये डाल सब दिया है, लेकिन है अल्टीमेटली सब कनेक्टेड टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू ही है, तो थोड़ा अलग अलग कर दिया है। तो ठीक है, ये आपको ऐसे क्वेश्चंस, अलर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वैसे आपको याद रखना ही है बेसिकली ये चीज़ है इसके टाइप में। अब आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जो कल मैंने बताया था रिगार्डिंग। पहले आपको याद रखना है कि जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है, आपका कोई बता सकता है? हम कल से पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ाया था। वो जो आपने गद्दी बताया था ना, यस मैम, वो फोस्फोलिपिड से बने होते हैं, ठीक है बेसिकली, ठीक है। लिपिड मतलब लिपिड माने वही, लिपिड माने फैट का रूप है, तो ठीक फैट है, का रूप हो गया लिपिड, और फास्फोरस तो फास्फोरस लिपिड वाला वो। चेन होती है, ठीक है। तो उसके उसमें क्या होता है, उसका जो हेड होता है वो सर, एक वो इमेज दिखाते हैं होमोस्टेसिस वाला, उसमें था सर, तो उसमें सर समझ में आ जाए, वो पूरा उसी का ही है, ये सेल ट्रांसपोर्ट का ही है, जो कल हमने इसका पढ़ा था सर, होमोस्टेसिस वाला। वहां से निकालना पड़ेगा। यस, कल वाले इसमें था। आपको सर सर भूल गया थोड़ा, उसमें थोड़ा वो सर वो समझ में आ जाएगा, उनको थोड़ा दिख जाएगा ना कैसे वो पूरा उसमें लेयर बनी हुई है। निकाल सकते हैं सर, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, वैसे ही बता दूंगा। हाँ ये सर, ये रही, हाँ इसमें नीचे नीचे, यस सर, नीचे, ये तो चलो होमोस्टेसिस वाला हो गया। पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, थोड़ा कल रिवाइज कर लेना, थोड़ा आपको याद रहेगा उससे, तो कल पढ़ा था हमने। हाँ ये अब देखो, ये रहा फोस्फोलिपिड, ठीक है, उसका जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वो पानी को पसंद करता है, बट जो उसका जो कोर है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी वो वाटर को रिपेल करेगा, पसंद नहीं करता है। तो अब थोड़ा सा थोड़ा नीचे, वो बाई लेयर है, मतलब देखो कैसे बनती है, देखो ये मेम्ब्रेन लेयर, ठीक है, बाई लेयर है, ठीक है, एक नीचे एक ऊपर, बीच में ये उसका जो टेल है,
ये भी एक वो है। तो ये कोर जो है वो क्या है, वो पानी को पसंद नहीं करता है, और जो उसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो मतलब कि पानी को पसंद करता है। तो इसके ये सेलेक्टिवली, तो इसकी वजह से क्या है, वो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की। तो वो इन्होंने बोला है। जैसे इसमें लिखा था, वेलनेस ऑफ सेल डिपेंड अपॉन द होम्योस्टेसिस ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, जो हमने कल पढ़ा था होम्योस्टेसिस में। दिस होम्योस्टेसिस इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, ठीक है, वही हम ट्रांसपोर्टेशन। अब जो लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन सेल आर ऑफ टू टाइप, जो हमने कल पढ़ा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या एनर्जी खर्च नहीं होती है, ठीक है। उसमें जो मेन चीज होती है वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, जो अभी हमने यहाँ पढ़ा कि जो ये लिखा था, द होम्योस्टेसिस इज रिलेटेड टू द कंसेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच डिपेंड अपॉन द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। तो जो पैसिव प्रोसेस है ना, उसमें कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट से कम हो जाता है, डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि तो नेचर में क्या चीज है, हमेशा लाइक पैसा है, पैसा कैसे फ्लो करता है, जिसके पास ज्यादा है वहां से कम की तरफ। तो हर चीज ऐसी ही है, आपको जो हीट है वो भी ऐसे फ्लो करती है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो आप जैसे चीजें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ठीक है, तो वो पैसिव है, ठीक है, उसमें हो जाएगा। तो सिंपल उसमें होता है एक, दो टाइप होते हैं उसके, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन से जो चीजें जाती वो है आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। दूसरे वाले में होते हैं फैसिलिटेटेड, जिसमें में चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा था। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, आपका कार्बोनेट हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो ऐसे उनको सेल्स को, ऐसे जो चार्ज पार्टिकल उनको निकालने के लिए एक अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। उनको पंप बने होते हैं, प्रोटीन के पंप्स बनते हैं, मतलब आपके जो सेल मेम्ब्रेन से। तो उनके ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं ना, ये बड़े होते हैं साइज में, वो वहीं से निकलते हैं, वो डायरेक्ट नहीं निकल सकते सेल के मेम्ब्रेन से। तो उनको निकालने के लिए एक अलग से द्वार है, मतलब दरवाजा है, ठीक है, प्रोटीन का बना होता है वो दरवाजा। दूसरा है आपका एक्टिव, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सेल की एनर्जी खर्च होती है निकालने के लिए। अब इसमें दो मेन दो थे, वो थे आपका सोडियम एंड पोटेशियम पंप, ठीक है, जो कल हमने कार्बोनेट। पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे बुक में क्या लिखा हुआ है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेल यूज एनर्जी टू परफॉर्म दिस ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, जो अभी मैंने बोला। तो इसमें दो मेन पंप है, वो है आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये पंप बने होते हैं आपके प्रोटीन के, ठीक है, ये ऐसे सेल मेम्ब्रेन में लगे होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में। सो आपका सोडियम पोटेशियम इन्हीं पंप से निकल के बाहर जाएगा। सर वो इमेज है, दिखा दीजिए एक बार होम्योस्टेसिस वाले में, तो उनको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, याद रह जाएगा। ये सर होम्योस्टेसिस, थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसमें एनर्जी खर्च होती है, देखो ऐसे प्रोटीन पंप बने हुए, एनर्जी खर्च हुई, उसके थ्रू ये निकल गया बाहर, सेल से बाहर निकल के, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में लगे होते हैं ऐसे पंप। तो हमने बोला ना, जो डिफरेंट डिफरेंट होल से बने हैं, सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे होल्स होते हैं। तो वो ऐसी चीज़ों के लिए है, क्योंकि होल से निकलता है ना बाहर, सामान बाहर जाता है अंदर आता है इन्हीं होल से। तो ठीक है, पंप के थ्रू ऐसे। तो एक दूसरा एक हो गया आपका सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्यों जरूरी है, आयंस, ये आयंस जरूरी है फॉर द एग्जांपल फॉर नर्व सेल्स। आपको सिग्नल्स जो भेजने होते हैं नर्व सेल के थ्रू, वो इन्हीं पंप्स के थ्रू होता है। सोडियम पोटेशियम आयंस का एक्सचेंज के थ्रू ही होता है, ठीक है। दूसरा है आपका कैल्शियम पंप, जो आपके मसल्स में लाइक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कैल्शियम के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसफर। ये देखो पैसिव ट्रांसफर, देखो सिंपल डिफ्यूजन ये हो गया फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया फॉर आपका लाइक ग्लूकोज। ग्लूकोज ऐसे निकलता है, ठीक है, सेल सेल से कैसे निकलता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू निकलते हैं, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स होते हैं। आपका पानी हो गया, पानी भी ऐसे निकलता है, ठीक है, उसके लिए अलग से पंप होते हैं। प्रोटीन चैनल, देखो चैनल है, इन्हीं के थ्रू निकलता है। बाकी क्या नॉर्मल निकल जाते हैं सेल मेम्ब्रेन से, बट ये इनके लिए निकालने के लिए अलग से एक वो करना पड़ता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू बॉडी में डिफ्यूजन। रहते हैं, यस मैम। ऐसे सब बॉडी के अंदर रहते हैं। मैम सेल सेल के लेयर में, सेल के जो सेल है ना हमारा मेम्ब्रेन, इसमें हम्म। क्योंकि हमने जैसे अभी पढ़ा था, जैसे आपने शुरुआत में सबसे पहले पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन विच हैज इनफाइनाइट होल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, ठीक है। तो इसी के थ्रू सब कुछ होता है ठीक है, चीज़ों का। तो उसमें से तो कुछ क्या होता है कि बड़े बड़े निकल नहीं पाते हैं, उनको निकालने के लिए अलग से एक वो है, मतलब एक क्या कर सकते हैं, कुछ अलग से उन्होंने, मतलब आप जुगाड़ बोल लीजिए या कुछ कर रखा उन्होंने, ठीक है, क्या वो उसके है। लिए एक्सरसाइज वगैरह करना पड़ता है? नहीं, वो उसको मतलब निकालने का, मतलब उसको वहां से एक्स्ट्रा सेलुलर उसमें, जैसे कि अब ये ग्लूकोज हो गया, अब चाहिए सेल्स को, वो हो गया, हाँ। अब पानी हो गया, ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू डिफ्यूजन विच डिपेंड अपॉन द प्रेशर और कंसंट्रेशन, जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है।
In this method, due to same hydrostatic pressure, if concentration of intracellular and extracellular fluid is different, the element will always travel from higher to lower. जो मैंने अभी बताया, नेचर में क्या होता है, हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाती चीजें, ठीक है। तो लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो डिफ्यूजन हमने पढ़ा, सिंपल डिफ्यूजन से निकल जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दूसरा है आपका फिल्ट्रेशन मेथड। ट्रांसपोर्टेशन हैपेंस ड्यू टू डिफरेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, like for example filtration of urine in kidney, formation of CHF in ventricle of brain, also formation of aqueous humor in human eye। तो ये इन सब चीज़ों से बनता है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑस्मोसिस हैपेंस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इन दिस कंसंट्रेशन फ्लूइड both the side of membrane develop osmotic pressure and tend not to lose the water content, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। तो आपको बेसिकली याद रखना एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव दो समझ लीजिए कि समझ एक्टिव लीजिए। ट्रांसपोर्ट क्या है और पैसिव क्या है। एक हमारी Active मर्जी से चलता है और एक खुद से काम करते हैं। एक के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है और एक ऑटोमेटिकली। हाँ, जो हमारे पास ऊर्जा कौन सी है, पैसा हमारे पास है, जो सेल के अंदर पैसा पड़ा हुआ है वो है एटीपी अणु, ये ऊर्जा का है, उसी को खर्च करना है। तो कह रहे हैं कि भाई ये वाला अगर ऊर्जा खर्च होगी तो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो कह रहे हैं सोडियम अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, कहीं भी जाएगा, मूवमेंट कहीं भी करेगा, तो हमको चाहिए आप देखिए अभी हमारे यहाँ भी देखिए समाज में क्या है, अभी कुछ कोई बिनना हो तो कोई अपने आप बिनने वाला शुरू कर देते हैं, वो अपना बोतल खाली बोतल ले जाते हैं, उसको कोई पैसा नहीं देता ना। लेकिन और जगह आपको मलबा उठाना हो तो आप पहले कहिए कि हमको 100 रुपया दीजिए तो हम ले जाएंगे। तो वही जिसमें पैसा दे रहा है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें पैसा नहीं दे रहा वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अब पैसिव के लिए क्या है, पैसिव के लिए फिजिक्स के सिद्धांत है, दबाव, प्रेशर। यानी ये कह रहे हैं डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा होगा, कभी देखा भी होगा, इंक डाल दीजिए किसी भी उसमें अपने पानी भरा हो और उसमें इंक डाल दीजिए, तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि पहले तो इंक एक जगह दिखती है और बाद में पूरा जो है इंक लगता है सब जगह चली गई। तो ये कह रहे हैं कि समान जल दाब, यानी जल कोई जितना है उसका दाब होता है, जल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। तो समान की बात कर रहे हैं, दोनों समान में रहे और एक अंदर रहे एक बाहर रहे, तो उतनी ही ऊंचाई पर रहे, कोई बाहर एक लेफ्ट में है एक राइट में है। तो अगर कोई भी रखी हुई चीज तो उसका एक होगा, 3 चीजें होगी उसमें, एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन में जो बन जाएगा वो सॉल्यूशन है। जैसे नमक है तो नमक सॉल्वेंट नहीं, नमक सॉल्यूट है, नमक सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट क्या है, जल, और सॉल्यूशन क्या है, नमकीन पानी। तो अगर नमक डाल दें आपको तो उसका कैरेक्टर क्या होता है कि जल जो होता है वो कोशिश करता है, जहां अधिक होता है वहां कहता है कि ये जिस जगह ये छोटा जो कम होता है वो चाहता है कि सब जगह फैल जाए, और ये चाहता है कि इनमें जगह इसमें आ जाए। तो दोनों जो अधिक से है वो कम की ओर जाना चाहता है। ये तो जल जो है हमेशा, सॉल्वेंट जो है वो हमेशा जाना चाहेगा और उसको सब जगह स्प्रेड। तो पहले जहां पर कंसंट्रेशन था नमक का वो पूरे के पूरे में फैल जाएगा। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन है। तो ये जो भी होगा, तो जैसे ये गैस का बता रहे थे भी, ऑक्सीजन गैस का, तो जब हम लोग सेल में जाता है तो एक होता है लंग्स, तो लंग्स में ऑक्सीजन अधिक है, और हमारे पास जो यहाँ से शरीर के अंदर जा रहा है उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब दोनों पहुंचे तो जो जहां कम है वहां कार्बन डाइऑक्साइड तुरंत भागने चाहेगी, और जहां ऑक्सीजन जहां कम है वहां अधिक से ऑक्सीजन आना चाहेगी, तो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है। बड़ी जगह जहां कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का अधिक है वहां से तुरंत वो जाना चाहती है, वो सेल अपने शरीर के उसमें आ जाती है, हमारे उसमें वेन्स में, वो आर्टरीज में, तो इनमें आर्टरीज में तुरंत आ गई। और जो हमारे आर्टरीज में जो ऑलरेडी जो आर्टरीज वेन्स में गई हुई है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो तुरंत चली जाएगी और लंग्स की तरफ चली जाएगी, क्योंकि वहां था ही, वहां कम है। तो ये ऐसे इस सिस्टम से जो होता है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन विधि। दूसरा क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में देखिए अलग कह दिया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस। एक पानी की टंकी हो और आप ऊपर से पूरे लबालब भरी हो,
नीचे छेद कर दें, ऊपर छेद कर दें, सबसे ऊपर छेद कर दें, किसमें से पानी अधिक आएगा? नीचे बोलिए आप लोग। नीचे नीचे, हाँ, नीचे वाले से अधिक आएगा। क्यों? उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस है, इस पर प्रेशर अधिक पड़ रहा है, ऊपर से जो प्रेशर पड़ रहा है नीचे वाले पे अधिक पड़ रहा है, तो इस प्रेशर की वजह से इस पर अधिक फ्लो होगा, ऊपर वाले का फ्लो कम होगा। इसका मतलब कि इस प्रेशर डिफरेंस का सहायता लेते हुए हम लोग किडनी ऊपर है, यूरिन छान रही है, तो जैसे हम लोग चाय ऊपर से डालते हैं तब नीचे छन जाती है, तो यही कंसेप्ट है। तो जो किडनी में यूरिन का छनना, वेंट्रिकल्स में, ब्रेन में CSF बनना और नेत्र में एक्वियस ह्यूमर जो बनता है, इसी सिस्टम से होता है। जहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिफरेंस देना वहां वो चला जाता है। ये तीसरा ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में लीजिए, एक सेमी परमिनल, सेमी माने कुछ परमिट कर रही हो। क्या परमिट कर रही हो? क्यों कह रही हो कि हम छोटे अणु तो जाने देंगे, बड़े को नहीं जाने देंगे। ठीक है, ऐसी कोई मेम्ब्रेन मान लीजिए है। अब देखिएगा, एक इस सेमी परमिनल मेम्ब्रेन के एक तरफ क्या है, अब ये कह रहा है कि देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर विकसित करके देखिए, ऑस्मोसिस सिस्टम, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब भी कोई चीज होती है तो उसमें कुछ जल में कोई घोल दीजिए, नमक डाल दीजिए, चीनी डाल, जो भी कई चीज डाल दीजिए, तो उसमें घुल जाएगा। तो जो इसका घुल जाएगा, तो ये एक इस कोई लेवर में इस जिस बर्तन में रखेगी या जिस उसमें रखें, किसी काम उसमें रखें बर्तन में, उसमें क्या करेगी, एक प्रेशर करेगी कि इसके अंदर कोई ना आने पावे। तो वही जैसे माने दरवाजा हो कोई और हम इधर से धक्का लगाए, उधर से कोई धक्का लगाए, ऐसे है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप कर लेती है, तो दूसरे वाले को आने नहीं देती, बाहर वाले को, बाहर कोई चीज दूसरा है आने नहीं देती। लेकिन यहाँ क्या है, जैसे मैंने जो उदाहरण दिया है, जल में भीग रही किशमिश, किशमिश में पानी तो है ही नहीं, लेकिन पानी बाहर है, तो किशमिश पूरा चाहेगी कि पानी ना आए, लेकिन पानी के अणु छोटे हैं, वो अंदर चले जाएंगे, क्योंकि पानी का दबाव अधिक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक कर देगा और किशमिश में अंदर घुस जाएगा, और किशमिश जो है फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। पानी वहाँ कम था ना, किशमिश में इनिशियली पानी कम था, बाहर ज्यादा था, पानी है ही नहीं, बाहर से अंदर की तरफ आ गया या कम था। वो प्रेशर डेवलप करेगी और इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर के माध्यम वो रोकेगी, लेकिन ये उसमें इनका दबाव अधिक है, ये दबाव डाल करके उसमें प्रवेश कर जाएंगे। ये जो है ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। बस सावधान। लाइक आपने सुना होगा, जैसे कि हम समुद्र के पानी को, खारे पानी को पीने का पानी, उसमें क्या रिवर्स ऑस्मोसिस है, यानी कि उसमें क्या करेंगे, जो समुद्र के पानी में नमक ज्यादा है, पानी मतलब पानी भी है नमक भी है, तो उसमें उल्टा करेंगे, मतलब वहां से इधर की तरफ वो करेंगे, तो वैसा है, उसमें उल्टा प्रोसेस होता है। उसमें एनर्जी लगानी पड़ती है हमें इस साइड, इस तरफ पानी निकल जाए, सिर्फ नमक यहाँ रह जाए और पानी इधर चले जाए। इसका नहीं करना है, तो गर्म करके निकलेगा ना, ऐसे पाइप से दूसरे साइड से साफ पानी और नमक नीचे रह जाएगा। नहीं, मैं उसमें क्या है, जो समुद्र के पानी में से मतलब नमक हटा देंगे, पानी निकल जाएगा, मतलब इस साइड निकल जाता है उसमें। हाँ, उसमें नमक हटाना पड़ेगा, तो इधर नमक वो रह जाता है कि मतलब फिर उसको हैंडल करने में दिक्कत हो जाती है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? कोई प्रश्न? निशी बायोलॉजी आप ज्वाइन किया इन्होंने? बायोलॉजी थोड़ा इजी जब रहेगा ना, आप थोड़ा अगर रीड करके आ जाएंगे ना पहले ही, तो थोड़ा आपको इजी रहेगा, मतलब कुछ डाउट हो गया आप उसी टाइम पूछ सकते हो, थोड़ा आप पहले अगर रीड मार के अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसके बाद अभी क्लास कल परसों से शुरू हो जाएगा ना। अभी अगर आप लेसन बताओगे तो हम लोग पहले से पढ़ के रखेंगे ना, क्या कल होगा क्या नहीं होगा। मैम वो सर डाल देते हैं ना, और सर डाल देते हैं, मैडम डाल देते हैं ना, ग्रुप में डाल देते हैं। आप ग्रुप में देखती है ना, देखती होंगी, नहीं देखा आपने क्या? अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कैसे क्या डाल रहे हो? नहीं, अरे आज हमने डाला था उसमें कि सेल पर होगा, मानव शरीर विज्ञान के चैप्टर, इस पर सेल पर आपने वो बताया था 5 साइकिल, वो 5 कल आपने बोला था ना, वो 5 साइकिल, अर्थ, वायु, वो वाला आपका ट्रीटाइज 1 में आप देखिए ना, इसी में है पूरा। हम लोग इसलिए नहीं बता रहे हैं, उसको बाद में आएंगे, ये हम बेसिक इसलिए बता रहे हैं। ये किताब आपके पास नहीं है, किसी पास हमने इसका ग्रुप में वो डाल दिया, याद करिए, इसको हमने ग्रुप में डाला हुआ है मैडम, आपके पास नहीं मिला क्या? पता नहीं सर, अभी नवी हुई तो समझ में आएगी धीरे धीरे। अच्छा,
वो ग्रुप में वैसे तो डाल दिया है। अच्छा, हम दोबारा डाल देते हैं आज। तो हमने इसको, वो जो किताब थी ना, उसको पीडीएफ जो है मेरे पास था इस वाली का, तो हमने उसको डाल दिया है अलग से कि आप लोग हाँ पढ़िए उसको। तो हाँ, शुरुआत में 2 डाले हुए हैं, वो देखा था। हाँ, तो उसमें ये वाला उसी में है जो उसको, ताकि जो है इससे पढ़ लीजिए, क्योंकि वो किताब, ये वाली ये जो पार्ट 1 वाली किताब है, ये किताब आपके पास होगी, हाँ है ना, पार्ट 1 की ये किताब निश्चित पास भी होगी। है ना, ठीक है मेरे पास। इस किताब से पढ़ाना अगली बार शुरू करेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं इसको, क्योंकि ठीक। इसी में आज से शुरू कर देंगे, इसके चैप्टर खोल के आज से शुरू करेंगे इसमें, ताकि हम लोग उसको समझ जाएं। तो इस थोड़ा सा बेसिक वो है कि कैसे चाइनीज लोग डेवलप किया, तो उस कंसेप्ट को आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू। और थैंक यू सर। हम लोग जो है खेमका सर को याद कर रहे हैं, उनको, उनकी एनर्जी को याद करें। जो भी हम एनर्जी किसी के पास कहीं भी हो, उसको जरूर ट्रांसफर करिएगा, सो दैट कि खेमका सर का सपना पूरा हो। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इसको अभी 5 मिनट का विराम लेते हैं और फिर हम लोग थैंक यू सर। आते हैं।